हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट हमने पढ़ा था रासायनिक बंध का लेक्चर सेकंड, जिसमें मैंने आपको आयनिक बंध के बारे में बताया था कि आयनिक बंध कैसे बनता है और आयनिक यौगिकों के गुण क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे आयनिक बंध के बाद सहसंयोजक बंध क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके गुण क्या होते हैं और इसके ऊपर आपको कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध क्या होता है। ठीक है, तो एक सिंपल लाइन में लुईस ने समझाया। लुईस ने क्या बताया था कि वह बंध जो दो परमाणुओं के बीच में है ना, वह बंध जो दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है ना, हिस्सेदारी या भागीदारी से बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो एकदम सिंपल परिभाषा है, वह बंध जो दो परमाणुओं के बीच में है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, पार्टनरशिप से बनता है, उसे हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एक और बात मैं पहले इसके बारे में बताऊं। आयनिक बंध में मैंने आपको बताया था कि उसमें एक धातु होता है और एक अधातु होता है। आप आई बटन को क्लिक करके आयनिक बंध वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। एक होता है धातु और एक होता है अधातु। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, दोनों ही परमाणु क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं अधातु प्लस अधातु, यानी कि अधातु परमाणुओं के बीच, ठीक है, अधातु परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध सहसंयोजक होता है। सहसंयोजक होता है। तो एक और अच्छी लाइन आपको मिल गई कि सहसंयोजक बंध जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनता है, विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में, यानी कि अधातुओं के बीच में बनता है ये हमेशा। अब ये सहसंयोजक बंध जो है ये तीन तरह का होता है। मेनली ये तीन तरह का होता है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करता हूं, देखिएगा बोर्ड पे। अगर दो परमाणु हैं, जैसे ये है फ्लोरीन और ये दूसरा भी है फ्लोरीन, और दोनों फ्लोरीन के पास बाह्यतम कोश में है ना, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इनको अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में देगा। और जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने पार्टनरशिप में डाल दिया। और जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर दोनों परमाणुओं का बराबर का, या हो सकता है बराबर ना भी हो, है ना, दोनों परमाणुओं का अधिकार होता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस फ्लोरीन में भी गिने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन में भी गिने जाएंगे, तो दोनों का अष्टक पूरा हो गया। इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग हुई तो बीच में एक बंध बना, फ्लोरीन, एकल बंध फ्लोरीन। इस एक बंध को हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। और ध्यान रखना दोस्तों, ये एकल बंध हमेशा क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। ठीक है, ये कहलाता है सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। दो तरह के बंध होते हैं, एक सिग्मा एक पाई। और आपको पाई बंध के ऊपर सवाल पूछा जाएगा इस टॉपिक के अंदर, मैं अभी आपको बताऊंगा, देखना। अब मान लीजिए 2 ऑक्सीजन परमाणु है, पहला और दूसरा। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले ऑक्सीजन में। ठीक है, एक को मैंने क्रॉस से, एक को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ये 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। अब अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो दोनों के पास में 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन ही हो पाएंगे, अष्टक पूरा नहीं होगा।
तो ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इस तरह से इनके दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, पार्टनरशिप होगी, जिस पर दोनों परमाणुओं का अधिकार होगा। जब यहां पर शेयरिंग में है ना दो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो परमाणुओं के बीच में द्विबंध का निर्माण होता है, O डबल बॉन्ड O, 2 बंध होते हैं तो उसको हम बोलते हैं द्विबंध। और ध्यान रखना दोस्तों, इस द्विबंध में एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। द्विबंध में एक सिग्मा बंध होता है हमेशा, एक पाई बंध होता है, ये सिग्मा है और ये पाई, या नीचे सिग्मा बंध ऊपर पाई बंध, जैसे आप मानना चाहो वैसे आप मान सकते हो। इसे हम कहते हैं द्विबंध। तो जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो द्विबंध बनेगा। अब देखिए नाइट्रोजन का एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले नाइट्रोजन के भी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो 6-6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाएंगे, 2-2 की शेयरिंग करेंगे तो 7-7 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करते हैं, मतलब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन और ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को पार्टनरशिप में दे देता है, साझेदारी में दे देता है, तब दोनों परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। इस तरह से जब यहां पर 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो 2 परमाणुओं के बीच में 3 बंधों का निर्माण होगा और 3 बंध को हम बोलते हैं त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में याद रखना, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है ना, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि त्रिबंध में क्या होता है। तो त्रिबंध में क्या होता है, त्रिबंध में एक सिग्मा बंध होता है और 2 पाई बंध होते हैं, ठीक है, एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध। तो नाइट्रोजन के अंदर जो 3 बंध है उसमें एक सिग्मा बंध है और उसके ऊपर और नीचे एक एक पाई बंध का निर्माण हुआ है। या अपने को जो है एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक त्रिबंध में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई बंध नहीं, पाई बंध तो 2 हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो डबल कर दो, एक पाई बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है तो 2 पाई बंध का मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो सहसंयोजक बंध जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 3 फॉर्मेट में हो सकता है। और आगे बढ़ाता हूं मैं, सहसंयोजक बंध जो है ये 2 प्रकार का होता है मेनली। सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, ये 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं ध्रुवीय और एक को हम बोलते हैं अध्रुवीय, ठीक है। ये 2 तरह का होता है, एक कहलाता है अध्रुवीय सहसंयोजक, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और एक कहलाता है ध्रुवीय, ध्रुवीय मींस पोलर, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा एक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है या कौन सा एक अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या है उसके लिए आप देखिएगा बोर्ड पे, अगर 2 परमाणु है ना, अगर परमाणुओं की जो विद्युत ऋणता है, विद्युत ऋणता को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर विद्युत ऋणता परमाणुओं की कैसी है, समान है या लगभग समान है, अगर परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान है या लगभग समान है तो आपका बंध कैसा होगा, अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब है ना तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और ना उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, उसे हम कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। लेकिन अगर 2 परमाणुओं की जो विद्युत ऋणताएं हैं वो अगर विद्युत ऋणताएं समान ना हो, असमान हो, विद्युत ऋणता में अंतर हो, तब आपका बंध कैसा होगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, समान विद्युत ऋणता में कौन सा बनता है, देखो हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है, क्लोरीन है ना, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या है, समान परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध। जब सहसंयोजक बंध समान परमाणुओं में होगा तो वो कहलाएगा अध्रुवीय। लेकिन अगर ये सहसंयोजक बंध 2 अलग अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं में है,
भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं में, जैसे कि HF या जैसे कि HCl, है ना, या जैसे कि H2O वाटर, या जैसे NH3 अमोनिया, इनमें आप देखिए सहसंयोजक बंध दो अलग अलग और भिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में बनाए। जब ये दो भिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में बनेगा तब हम इसे कहेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो डायरेक्ट सवाल पूछ सकते एग्जाम में, इनमें से कौन सा एक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है या कौन सा एक अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म। सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक यौगिकों से तुलना करते हुए पढ़ना, आपको बड़ा इजीली याद हो जाएगा कि सहसंयोजक यौगिकों के गुण क्या हैं। तो मैं देखो सारे गुण जितने भी आयनिक में बताए थे वो मैं वापस इसमें बता रहा हूं कंपैरिजन के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था में आयनिक यौगिक में मैंने बताया था कि कठोर होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं, ठोस और भंगुर। सहसंयोजक क्या होते हैं? देखो भौतिक अवस्था में ये गैस, ज्यादातर ये गैस होते हैं, ये गैस द्रव यानी कि लिक्विड और सॉलिड यानी कि ठोस रूपों में होते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई भी फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। सॉलिड तो खूब एग्जाम्पल है, गैस के खूब एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करूं तो F2 और Cl2, फ्लोरीन और क्लोरीन सहसंयोजक हैं लेकिन गैस होते हैं। लिक्विड ब्रोमीन, ब्रोमीन एक लिक्विड कोवेलेंट कंपाउंड है, Br2। आयोडीन, आयोडीन होता है सॉलिड, है ना। तो ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, है ना। डायमंड ग्रेफाइट क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन ज्यादातर सहसंयोजक यौगिक किस रूप में होते हैं? तो ज्यादातर ये गैसियस स्टेट में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आयनिक यौगिकों में जो बताया था मैं वहीं से कंपेयर कर रहा हूं। देखो आयनिक यौगिकों में मैंने आपको बताया था कि इनका क्वथनांक और गलनांक बहुत ज्यादा क्या होता है? उच्च होता है ना। आयनिक बंध में क्या होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण, प्रबल आकर्षण, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। इनके क्वथनांक और गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनके क्वथनांक तथा गलनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। थोड़ा ये दुर्बल बंध होता है, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े कम होते हैं। लेकिन यहां अपवाद है। अपवाद क्या है? डायमंड का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो सारे अपवाद भी मैं साथ में लिखते जा रहा हूं। अपवाद है हीरा, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बहुत ज्यादा उच्च होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट नंबर 3, आयनिक यौगिकों में मैंने आपको बताया था ठोस अवस्था में धारा का चालन नहीं करते हैं, लेकिन द्रव या गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में धारा का चालन करते हैं। यहां देखिएगा ये अधिकांश, ठीक है, अधिकांश विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। ठीक है, अधिकांशतः विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ज्यादातर सहसंयोजक यौगिक विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, दे आर इंसुलेटर, कुचालक होते हैं। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है हमारे पास, और वो अपवाद क्या है? ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट एक अपवाद है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत धारा का चालन आराम से कर पाता है। तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 4, आयनिक यौगिकों के बारे में मैंने बताया था कि वो ध्रुवीय होते हैं, इस वजह से जल में विलय होते हैं। लेकिन यहां देखिए ये दो तरह के होते हैं, अध्रुवीय और ध्रुवीय, है ना। तो इनके लिए एक पॉइंट, एक लाइन बोली जाती है केमिस्ट्री में। किसके बारे में? सहसंयोजक यौगिकों के बारे में एक लाइन बोली जाती है, समान समान में घुलता है। ठीक है, तो इनकी विलयता के बारे में एक लाइन कहते हैं
समान समान में घुलता है। इसका मतलब यह है कि अगर वो ध्रुवीय सहसंयोजक होगा तो ध्रुवीय विलायक जैसे पानी में विलय होगा, जबकि अगर अध्रुवीय होगा तो वो अध्रुवीय विलायक जैसे कि बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होगा। ठीक है, इनके बारे में समान में घुलता है का मतलब है ध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय जो है वो ध्रुवीय विलायक में घुलता है, ध्रुवीय विलायक में, जबकि अध्रुवीय विलायक में घुलता है, अध्रुवीय विलायक में घुलता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कौन सा वाला पानी में विलय होगा, तो जल में विलय कौन होगा? HF, HCl, अमोनिया, क्योंकि ये ध्रुवीय है और पानी भी ध्रुवीय है। आयोडीन किस में विलय होगा? तो आयोडीन किस में विलय होगा? ये अध्रुवीय है, तो ये अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में विलय होगा। क्लियर? तो विलयता के बारे में इनमें ये नहीं कह सकते कि सभी पानी में विलय होते हैं, वो पानी में विलय होते हैं जो ध्रुवीय होते हैं। पॉइंट नंबर 5, आयनिक यौगिकों के बारे में मैंने आपको बताया था कि आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके बीच में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती है, फास्टेस्ट रिएक्शंस। यहां ऐसा नहीं होता, यहां जो रासायनिक अभिक्रियाएं होगी वो धीमी गति से होती है, फास्ट नहीं होती है, आयनिक यौगिकों से थोड़ी धीमी होती है। उसका कारण क्या है? यहां इसका कारण यह है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया इनमें होगी तो पहले जो है कुछ बंध टूटेंगे, फिर नए कुछ बंध बनेंगे, क्रियाकारक में बंध टूटेंगे, उत्पाद में नए बंध बनेंगे। इस बंध टूटने और बनने में कुछ समय लग जाएगा, इस वजह से इनकी जो अभिक्रियाएं हैं वो आयनिक यौगिकों की तुलना में धीमी गति से होती है। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों की तुलना में इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं मंद गति से होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं धीमी गति से होती है। अगर आपको कारण पूछ ले क्यों होती है धीमी गति से, तो बंध टूटने और बनने में समय लगता है। ठीक है, क्यों होती है धीमी गति से? क्योंकि बंध के टूटने तथा बनने में समय लगता है, तो बहुत सारा टाइम ले लेता है एक बंध टूटने में और बनने में, इसलिए इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं आयनिक यौगिकों की तुलना में धीमी गति से होती है। एक पॉइंट मैंने आपको आयनिक यौगिक में और बताया था कि आयनिक बंध जो है वो दिशात्मक नहीं होता है ना, आयनिक बंध अदिशात्मक होता है, जबकि सहसंयोजक बंध जो है वो दिशात्मक प्रकृति का होता है। इस वजह से यौगिक की ज्यामिति निर्धारित करता है। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सहसंयोजक बंध दिशात्मक होने के कारण ठीक है, दिशात्मक होने के कारण यौगिक की ज्यामिति निर्धारण करता है। आयनिक में ऐसा नहीं होता है, आयनिक बंध में मैंने आपको बताया था अदिशात्मक होता है, इस वजह से ज्यामिति को निर्धारित नहीं करता है। लेकिन सहसंयोजक यौगिक जो है वो दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, इनकी डायरेक्शन होती है, जैसे कि चतुष्फलक, जैसे वी शेप, पिरामिडीय, तो ये निश्चित जो है दिशा में होते हैं, इस वजह से ये ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। कुछ एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं ज्यामिति में, तो याद रखना, जैसे CH4 की ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। आपको एग्जाम में पूछ ले इनमें से कौन सा अणु पिरामिडीय है, तो NH3 यानी कि अमोनिया जो है ये होती है पिरामिडल मीन्स पिरामिडीय। आपसे पूछ ले इनमें से कौन सा अणु V शेप का होता है, किस अणु की ज्यामिति V आकार की होती है, तो जल का अणु जो है ये V शेप यानी कि V आकार का होता है।
बात समझ में आई? तो सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं और उनके गुणधर्म क्या है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल मैं पहले लिख चुका हूं सहसंयोजक यौगिकों के, जैसे CH4, H2O, NH3 जो अपने आसपास नॉर्मल मिलते हैं, है ना, वो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, सल्फर S8, फास्फोरस P4, ये नॉर्मल सहसंयोजक यौगिक है ना। इनमें से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। S8, P4, डायमंड यानी कि हीरा, ग्रेफाइट है ना, क्वार्ट्ज, एग्जाम में आ जाए अगर तो क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, एल्यूमिना Al2O3, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिना, और एक और याद रखना सिलिकॉन Si, खाली Si जो है, सिलिकॉन क्रिस्टल भी कैसे होते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन भी एक सहसंयोजक यौगिक है, और बाकी मैंने खूब सारे एग्जाम्पल लिखे ही हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सब सहसंयोजक यौगिकों के उदाहरण हैं। एग्जाम में भी आपको सवाल ऐसे ही मिलेगा, कौन सा सहसंयोजक है या कौन सा आयनिक बंध किसमें मौजूद है। क्लियर? अब देखिए, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध के बाद मैं आपको तीसरे प्रकार का बंध बताता हूं, जिसका नाम है उपसहसंयोजक बंध, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। रीट एग्जाम के अकॉर्डिंगली या RS या पटवार एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं आपको, इनमें से कौन से यौगिक में उपसहसंयोजक बंध उपस्थित है। तो उपसहसंयोजक बंध होता क्या है ना। तीसरे प्रकार का बंध, पहला बंध था आयनिक, जो बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। दूसरा सहसंयोजक जो बनता है शेयरिंग से, पार्टनरशिप से। तीसरा है ये इलेक्ट्रॉन युग्म के दान से बनता है। ठीक है, हम यूं कह सकते हैं उपसहसंयोजक बंध में वह बंध जो इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने से, इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने से बनता है, इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने से बनता है उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। मतलब ये बनेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, ये बंध बनता है इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने से, डोनेशन से बनता है। ठीक है, इस बंध को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये है A और ये है B, और A के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, युग्म है। ये A अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस B को दान कर देगा, तो इसको हम तीर के निशान से, इस बंध को हम एरो साइन, तीर के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है जो ध्यान रखना। ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसको, तो जो लोन पेयर डोनेट करता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लुईस शार, मतलब ये होता है लुईस शार। और B इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला होगा लुईस अम्ल। तो आप यूं भी कह सकते हैं एक लुईस अम्ल और एक लुईस शार, है ना, एक लुईस अम्ल और एक लुईस शार के बीच में बनने वाला बंध, एक लुईस अम्ल और लुईस शार के बीच में बनने वाला बंध उपसहसंयोजक बंध होता है। लुईस शार का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, और लुईस अम्ल का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। इस तरह से एक दाता परमाणु और एक ग्राही परमाणु के बीच में बनने वाला बंध एक उपसहसंयोजक बंध होता है। यह सहसंयोजक बंध का ही एक प्रकार है ना। सहसंयोजक बंध में दोनों परमाणु का योगदान होता है, इसमें एक ही परमाणु बंध बनाने में अपना योगदान दे देता है, तो उसे हम कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। इसके आप एग्जाम्पल जरूर याद रखना, इसके एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। इनमें से कौन से यौगिक में है, तो मैं आपको वो एग्जाम्पल बता रहा हूं जो कॉमन एग्जाम्पल है, जो ज्यादातर एग्जामों में आज तक आ चुके हैं, तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को आप ध्यान रखना। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है ओजोन O3, है ना, ओजोन O3, ये इस तरह से होता है, O डबल बॉन्ड O, और ये एक ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देता है। ओजोन है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ध्यान रखना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl,
इसमें जो NH4 है उसके अंदर एक हाइड्रोजन सहसंयोजक की जगह उप सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मैं आपको इसका लेबल जो है स्ट्रक्चर बताऊं तो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म H+ को दान कर देता है इस तरह से। ये होती है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl नौसादर। इसी तरह से और कोई एग्जाम्पल है तो वो है कॉपर सल्फेट .5H2O, नीला थोथा कहते हैं जिसको, है ना, कॉपर सल्फेट .5H2O नीला थोथा, इसमें भी उप सहसंयोजक बंध होता है। और एक एग्जाम्पल, जब भी आपको केमिस्ट्री में कुछ इस तरह के एग्जाम्पल दिख जाएं जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद होते हैं, K4 FeCN6, ऐसा कोई बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ हो, है ना, इस तरह का कभी भी आपको कोई एग्जाम्पल दिख जाए जिसमें ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ हो यौगिक के आसपास, तो समझ लेना वो एक कौन सा यौगिक है, उप सहसंयोजक यौगिक है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला हो उसमें हमेशा उप सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे दिया आपको, निम्न में से किस यौगिक में आयनिक, इनमें से किस यौगिक में आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक बंध, मतलब तीनों प्रकार के बंध उपस्थित हैं। इनमें से किस यौगिक में तीनों प्रकार के बंध उपस्थित हैं? पहला उदाहरण है ओजोन का, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तीसरा आपको दे दिया कॉपर सल्फेट CuSO4, और चौथा आपको दे दिया मान लीजिए HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। इनमें से किस यौगिक में आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध उपस्थित हैं, मतलब तीनों तरह के बॉन्ड मौजूद हैं, इनमें से कौन सा होगा? ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है एक एग्जाम्पल जो बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। ये देखिए, वापस यहां ड्रॉ करके बताता हूं मैं आपको, क्लियर करता हूं। ये है अमोनियम क्लोराइड, ये H+, H, H, H और ब्रैकेट के बाहर है Cl-। ये अमोनियम क्लोराइड है। आप देखें ये तीन बंध जो है, तीन हाइड्रोजन वाले, तो कैसे हो गए? सिंगल बॉन्ड है तीनों, मतलब तीनों सहसंयोजक बंध हो गए। ये नाइट्रोजन इस H को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, तो ये हो गया उप सहसंयोजक बंध। और इस NH4 और Cl के बीच में, है ना, NH4+ है, Cl- है, तो इसके बीच में कौन सा बंध है? तो इसके बीच में आयनिक बंध है। इसका मतलब इसमें तीनों प्रकार के बंध मौजूद है, आयनिक भी है, सहसंयोजक भी है और उप सहसंयोजक बंध भी मौजूद है। क्लियर? चलिए आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा केमिकल बॉन्ड का लेक्चर 4, लास्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे वॉन डेर वाल बल क्या होता है और हाइड्रोजन बंध क्या होता है और किस में होता है और उसका प्रभाव क्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।